ये है पोको का M4 Pro 5G। इसका रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिल ही गया होगा। उसमें मैंने बताया था कि ये एक रीब्रांडेड वर्जन है Redmi Note 11T 5G का। रीब्रांडिंग ये टर्म आपको पोको के लगभग हर वीडियो में सुनने को जरूर मिला होगा। एकदम एग्जैक्ट कॉपी है चाइनीज Redmi Note 11 की। मेड इन इंडिया। आई नो कितना मेड इन इंडिया भाई। This phone is very similar to the Redmi 9 Power sold in India. In fact, it is so similar that I can do this. If I were to tell the similarities between this and the Redmi Note 9 4G from China and the Redmi 9 Power, that would pretty much be the entire spec list. But wait, it is identical to the Redmi K30 Pro that was launched like 2 months ago. रीब्रांडिंग करने के मेनली दो मकसद होते हैं। पहला, वो जो कंपनी है वो नए कस्टमर्स को अक्वायर करना चाहती है क्योंकि उसकी ब्रांडिंग जो है वो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुकी है। नंबर 2, उसके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा या फिर उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर Xiaomi ने इन दोनों ही पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए पोको को एज अ इंडिविजुअल ब्रांड की तरह इंट्रोड्यूस करा था। देखो, जब Xiaomi इंडिया में पहले आया था तब वो लाइक एनी अदर चाइनीज ब्रांड एक ठीक ठाक सा मतलब बढ़िया सा फोन आपको देता था, लेकिन क्वालिटी जो थी वो MI के साथ जुड़ी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ब्रांड ग्रो हुआ, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे उसकी सेल्स बढ़ती गई, तो आज की अगर मैं बात करूं तो आपको MI ब्रांडिंग के साथ जो भी डिवाइसेस देखने को मिलते हैं उनके साथ आप एक चीज अश्योर कर सकते हो कि आपको क्वालिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। अब जब लोगों के अंदर ये पर्सपेक्टिव बन गया कि Xiaomi के फोन क्वालिटी वाले रहते हैं, उनके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा, तब उन्होंने Redmi को लॉन्च करा। Redmi ने वो काम शुरू करा जो Xiaomi आते आते सबसे पहले उसने करना शुरू करा था। और जैसे जैसे Redmi ग्रो होता चला गया, उसका एक अलग कस्टमर बेस बनता चला गया और पिछले कुछ टाइम से इन दोनों ही ब्रांड के साथ एक और टर्म इंट्रोड्यूस हो गई, वो है 5G। Xiaomi की तरफ से आपको 5G फोन नहीं मिलेगा तो ये एक बहुत हैरानी की बात होगी। कस्टमर्स के लिए ये होगा कि यार Xiaomi के फोन में 5G नहीं है। इसी तरह ये चीज भी स्टेब्लिश हो गई है कि भाई Redmi के ब्रांड में आपको 5G अब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ऐसा कस्टमर सेगमेंट जिसको भी 5G नहीं चाहिए, ऐसा कस्टमर सेगमेंट जिसको हर चीज ठीक ठाक नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस उसको बहुत अच्छी चाहिए, उन टाइप्स के लोगों के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा पोको ब्रांड को। अगर हम पोको के प्रोडक्ट लाइनअप को देखें तो हमें वहां पर 4 सीरीज देखने को मिलती हैं। F, X, M और C। F इनका फ्लैगशिप सीरीज हो जाता है, X इनका अपर मिड रेंज, M सीरीज इनका मिड रेंज सीरीज है और C इनका सबसे बजट बिल्कुल बेसिक वाले फोन्स होते हैं। अब यहाँ पर पोको का देखो सबसे कमाल का स्टेप क्या था, पोको F1। अगर आपको याद हो 2018 में आप टेक वीडियोस देखा करते थे या फिर टेक में इंटरेस्टेड रहते थे, तब आपको पता होगा कि पोको F1 ने क्या तबाही मचाई थी। 845 प्रोसेसर, वो भी 20,000 के आसपास। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना खतरनाक वैल्यू फॉर मनी दिया था उसने अपने टाइम पर। उसके बाद पोको कुछ टाइम के लिए गायब रहा, लेकिन उसी बीच हमें एक और सीरीज देखने को मिली, Redmi K20 Pro सीरीज। और ये इतना कमाल का फोन था, इतना वैल्यू फॉर मनी और इतना तगड़ा फोन था ना कि Redmi का पूरा जो पर्सपेक्टिव था लोगों का वो चेंज कर दिया इस फोन ने। लेकिन शायद Redmi को वो चीज चाहिए नहीं थी। देखो, ये फोन उस टाइम 30,000 के अंदर आया था। इसकी स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल की थी, इवन पॉपअप कैमरा भी। इसका कॉम्पिटिटर था OnePlus 7, सैमसंग के A सीरीज के फोन। तो यहाँ पर कंपनी को लगा कि अगर Redmi ऐसी वैल्यू देने लग गया तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी लोगों के मन में क्या है कि भाई अगर हमें 15-20 हजार के आसपास का फोन चाहिए, लोग कह देते हैं भाई Redmi का फोन ले लेना। लेकिन वहीं पर अगर ऐसे फोन आने लग गए तब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई Redmi के फोन महंगे भी आते हैं। तो यहाँ पर Redmi ये नहीं चाहता था, उसकी ब्रांड वैल्यू वो हमेशा यही बना के रखना चाहता था कि भाई 20,000 के अंदर अगर किसी को रिकमेंड करना हो तो वो हमारे फोन को ही रिकमेंड करे। इसी तरीके से जब K30 सीरीज बनी तो उसे ग्लोबली लॉन्च करा गया F2 Pro के नाम से। फिर Redmi का K40 Pro आया, वो बना F3, और K40 Pro गेमिंग एडिशन जो था वो बना F3 GT, जिसका भी रिव्यू हमने अपने चैनल पर कर रखा है। तो इस स्ट्रेटेजी की वजह से एक चीज क्लियर हो गई कि Redmi जो है वो आपको बजट में ही मिलेगा, पोको जो है वो आपको बजट के अंदर परफॉर्मेंस अगर चाहिए स्पेसिफिकली वो आपको देगा। Redmi आपको 20,000 के अंदर सब कुछ देगा। बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं होगी लेकिन अच्छे कैमरास होंगे, अच्छा UI होगा, अच्छा बिल्ड होगा। पोको में बिल्ड अच्छा नहीं होगा, कैमरा उतना अच्छा नहीं होगा, UI उतना स्टेबल नहीं होगा, उतना स्मूथ नहीं होगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपको एक नंबर मिलेगी। और वही चीज हमने इसके साथ भी देखी थी। अब यहाँ पर पॉइंट वाइज समझते हैं इस रीब्रांडिंग का पर्पस। पहला मैंने आपको बता ही दिया, Xiaomi एक हायर मिड रेंज का फोन बनाने लग गया था और उसके साथ क्वालिटी और 5G नाम दोनों जुड़ गया था। तो ये चीज वो लोग बंद नहीं कर सकते थे। Redmi जो है वो आपको एक बजट के अंदर प्रीमियम फोन देना चाहता था और साथ ही साथ 5G अब Redmi में कंपलसरी हो गया था। तो 4G के साथ जो भी करना था वो ये लोग नए ब्रांड के साथ ही कर सकते थे। हेंस
पोको। दूसरा पॉइंट, एक्सपेरिमेंट। कुछ भी नया करना होता है इन्हें फोन के साथ, कुछ भी, ये लोग अपने रेडमी जो स्टेब्लिश हो चुका है नाम उसको खराब नहीं करेंगे। इसीलिए एक नए ब्रांड के साथ कुछ भी टेस्ट करना इनके लिए कम रिस्की है इन कंपैरिजन टू एक एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ कुछ नया करना। पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिटेबिलिटी। देखो MI जब आया बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी दिया, धीरे धीरे करके उसके प्राइसेस बढ़े। रेडमी जब आया उसने वही काम करा जो MI ने करा था, बहुत ज्यादा वैल्यू दी, धीरे धीरे करके अब उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। दाम बढ़ गया है से मेरा ये मतलब नहीं है कि वो 25-30 हजार के मिलने लग गए। दाम बढ़ने से मतलब ये है कि जो वैल्यू वो 20 हजार के अंदर पहले दे रहा था अब उससे कम वैल्यू दे रहा है, मतलब थोड़ी सी उसने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा ली है। तो यहाँ पर इस चीज को और ज्यादा बरकरार रखने के लिए वो लोग पोको की सीरीज लेकर आए हैं, जहाँ पर ये एक तो रीब्रांडेड फोन होता है तो इन्हें किसी भी तरह की R&D की जरूरत नहीं है, कुछ भी इन्हें खुद जीरो से नहीं बनाना। सॉफ्टवेयर की जो स्किन है केवल उस पर काम करते हैं और मेरे हिसाब से वो जो MI की पूरी टीम है उसमें से छोटा सा सेक्शन दे रखा है, वहां पर आराम से पोको लॉन्चर को बना दिया जाता है। तो R&D का पैसा बचा, सॉफ्टवेयर का पैसा बचा, मैन्युफैक्चरिंग का पैसा बचा और साथ ही साथ जब कंपोनेंट्स पुराने हो जाते हैं उनके दाम सस्ते हो जाते हैं तो वहां पर भी ये लोग उसको रीब्रांड करके अच्छा पैकेज बना के एक सस्ता फोन दे देते हैं, जहां पर और ज्यादा ये लोग प्रॉफिट कमा पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ऑनलाइन मार्केटिंग। देखो 2018-19 के टाइम पे आपको ये सुनने में बिलीव नहीं होगा, लेकिन स्टैट्स के मुताबिक उस टाइम पर 50% से ज्यादा जो सेल्स होती थी वो ऑफलाइन मार्केट में होती थी। अब Xiaomi और Redmi ने अपना पूरा ऑनलाइन मार्केट जमा रखा था, उन्हें इस चीज को ऑफलाइन भी लेकर जाना था। तो Redmi ने स्टोर्स बनाए, कई जगहों पर अपने फोन डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू करे, जैसे Oppo, Vivo कर रहा था। तो यहाँ पर इसकी वजह से देखो मार्जिन बढ़ता है, आपको थोड़ा ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है, प्राइसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑफलाइन तो इन्होंने टारगेट कर लिया, अब ऑनलाइन में इनके पास कुछ नहीं बचा। तो इसके लिए पोको, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एक्सक्लूसिव फोन है। हाँ, दुकानों पर अगर पोको के फोन मिल जाते हैं तो वो ऑनलाइन मंगाकर ही आपको बेचे जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि Xiaomi डायरेक्टली दुकानदारों को फोन दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल डोंट केयर। आपको शायद ये भी सुन के बहुत ज्यादा अजीब लगेगा कि बहुत मेजर जो ऑडियंस है, 80 to 85% जो ऑडियंस है उनको नहीं पता रेडमी, पोको, Xiaomi एक ही ब्रांड के हैं। BBK क्या है उनको नहीं पता, Vivo, Oppo, OnePlus सारा का सारा एक ही घर की खेती है, नहीं पता, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को नहीं पता। तो कंपनीज मेरे और आपके मुताबिक काम नहीं करती, उन्हें मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस के लिए काम करना है और मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये एक रीब्रांडेड फोन है। भले ही दुकानदार दोनों फोन उन्हें एक साथ दिखाएगा, लेकिन जो लोग टेकी नहीं है वो नहीं बता पाएंगे कि दोनों सेम फोन है। इसके बाद रीब्रांडिंग जो है वो सेल्स को भी बढ़ाती है। देखो आपका जो Redmi Note 11T 5G है वो जब आया वो बिका, एक लहर आई जहां पर सबने प्रमोशन करा, सबने लोगों को बताया कि भाई नया फोन आया है, लो मत लो वो अलग बात है, लेकिन प्रमोशन हुआ ना, लोगों को पता चला इस फोन के बारे में। अब उनकी सेल्स हुई, जितनी होनी थी हो गई, अब लोग उसके बारे में बात नहीं करते। कुछ टाइम बाद दोबारा से पोको के नाम से ये फोन आ गया, अब उन्हें करना तो कुछ नहीं पड़ा ना, थोड़े बहुत चेंजेस करके फोन तो वही है। अब यहाँ पर एक और लहर आएगी, एक और मीडिया कवरेज होगा, लोगों को फिर से पता चलेगा कि ये फोन आ रहा है, तो यहाँ पर दोबारा से उसी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाएंगी। जा तो एटलीस्ट सब कुछ Xiaomi पे ही रहा है ना। और लास्ट पॉइंट मैं ऐसे ही उसी एक्सपेरिमेंट को ही कंटिन्यू रखना चाहूंगा कि कंपनी का यहाँ पर शुरू से ये मोटिव था कि हम बिल्कुल लो प्राइस के अंदर बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दे। अब ये चीज कर पानी एक इंडिविजुअल नए ब्रांड के लिए जीरो से बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको क्या लगता है, इन्फिनिक्स हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, ये लोग बहुत बड़ा नहीं बनना चाहते? इन्हें नहीं पता कि कितना तगड़ा मार्केट सेक्टर है इंडिया? ये लोग भी तो आपको बहुत तगड़ी वैल्यू दे सकते हैं, बहुत तगड़े तगड़े स्पेसिफिकेशन बहुत कम पैसे में दे सकते हैं, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े स्केल पर काम करना इतना इजी नहीं होता। इसी वजह से पोको ने सारा का सारा चीज Xiaomi से लिया, ताकि इन्वेस्टमेंट उनको बिल्कुल कुछ भी ना करनी पड़े, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बहुत करना पड़े, और बहुत मिनिमम रिस्क के साथ उन्होंने इस ब्रांड को एस्टेब्लिश करा। और पहला ही फोन पोको F1 इस तरह का फोन लेकर आना, इससे उनकी मार्केटिंग इतनी खतरनाक हो गई कि लोगों के मन में बैठ गया कि भाई बहुत कम प्राइस में परफॉर्मेंस चाहिए तो वो आपको पोको ला कर देगा। लेकिन वही माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड के लिए चीज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हमने वीडियो बनाई पोको M4 Pro की, हमने वीडियो बनाई पोको M3 की जो कि आज हमारे घर में यूज हो रहा है, हमने वीडियो बनाई पोको F3 GT की जो मेरा दोस्त यूज कर रहा है। किसी भी फोन में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर आप हमारी M4 Pro की रिव्यू वीडियो देखोगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरह के कमेंट्स देखने को मिलेंगे। मैंने उससे पहले ट्विटर पे भी पूछा था कि भाई पोको एज अ ब्रांड के लिए आप क्या कहना चाहते हो, तो वहां पर आपको इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि 80% नेगेटिव कमेंट्स हैं। Hence all this hardware come at a very low price, but to achieve this you must have to pay
अ कॉस्ट। देखो यहाँ पर जब भी रीब्रांडिंग करी तो मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से हमें चीजें सस्ती मिलनी चाहिए, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले पोको के फोन के अंदर बिल्ड में कमी देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ कैमरा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सिर्फ हार्डवेयर से नहीं चलता, उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। और यहाँ पर पोको के मेजर फोन्स के अंदर स्पेशली जो बजट रेंज के फोन्स हैं उनमें हमें कैमरा ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलती। ये फोन 15,000 के अंदर काफी सही फोन है, लेकिन कौन सी ऑडियंस इस फोन को नहीं ले सकती? जो एक कैमरा सेंट्रिक ऑडियंस है, जिनको कैमरा चाहिए अपने फोन में। इसी के साथ सबसे नेगेटिव चीज है कस्टमर सपोर्ट। यहाँ पर बहुत सारे केसेस हमें पोको के देखने को मिले जहाँ पर मदरबोर्ड डेड हो गया, चलते चलते फोन बंद हो गया, स्क्रीन खराब हो गई, अपडेट के बाद कैमरा में बग आने लग गया, या फिर फोन ऑन ही नहीं हो रहा, बूट लूप में फंस जा रहा है। दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हमें पोको के अंदर देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर जब भी रीब्रांडिंग होती है तो क्या हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा तो नहीं करा गया, जैसे आपकी नई सॉफ्टवेयर टीम तो बनाई नहीं गई, आपका जो प्रोडक्शन है वो तो खुद करा नहीं जा रहा। तो इसी वजह से जो कंपनी खुद के लिए कर रही है, MI उनका खुद का प्रोडक्ट है जिनके लिए सारी चीजें खुद हो रही है, R&D खुद हो रही है, रेडमी उसके लिए R&D खुद हो रही है, उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खुद हो रहा है। तो यहाँ पर इन चीजों को पहले प्रायोरिटीज दी जाती है इन कंपैरिजन टू जो आपके रीब्रांडेड फोन्स होते हैं। और यहाँ पर सिर्फ पोको की बात नहीं है, जितने भी रीब्रांडिंग का आप केस ले लो वहां पर सेम चीज है। नार्जो के फोन्स की बात कर लो, जब भी आप रियलमी के किसी भी स्टोर में जाओ आपको रियलमी के फोन्स ज्यादा अच्छी सर्विस मिलेगी इन कंपैरिजन टू नार्जो। अब अच्छी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसको सैमसंग और एप्पल से कंपेयर करने लग जाओ। जितने भी मैंने आपको क्या लाइन बताई, ऑल दिस ग्रेट हार्डवेयर एट लो प्राइस कम्स एट अ ग्रेट कॉस्ट। और ये जो कॉस्ट आप भर रहे हो वो यही है, बैड आफ्टर सेल सर्विसेज। इसी के साथ सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ये भी इनकी लिस्ट में सबसे पीछे रहते हैं। यहाँ पर जब भी Xiaomi कोई भी सॉफ्टवेयर अनाउंसमेंट करेगा तो सबसे पहले वो MI के लिए होंगे, उसके बाद Redmi के लिए, और उसके बाद जाकर वो पोको के लिए बनाए जाएंगे। इसीलिए आपको इनके अंदर ज्यादा अपडेट्स देखने को नहीं मिलते। इवन 11T 5G के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा, लेकिन तब भी इसमें आने में 1 से 2-3 महीना लग सकता है, जबकि फोन दोनों बिल्कुल सेम है। क्या ये रीब्रांडिंग का होना एक गलत चीज है? मेरे हिसाब से नहीं। जब तक आपको एक अच्छी वैल्यू दी जा रही है, रीब्रांडिंग से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक अच्छी चीज है। ओल्ड हार्डवेयर जो इतना ओल्ड अभी हुआ नहीं है, बस लोगों को लग जाता है कि हाँ भाई वो फोन 3 महीने 4 महीने पहले आया था तो वो पुराना हो चुका है, उसी हार्डवेयर को एक नए फोन के अंदर डाल के दे दो। अब लोगों की थिंकिंग चेंज हो जाएगी कि हाँ भाई ये नया फोन है, हार्डवेयर अब भी उतना ही पुराना है लेकिन अब उनके लिए नया फोन हो गया। तो ये एक अच्छी चीज है, इससे हमारे प्लेनेट का भी काफी अच्छा हो रहा है, मतलब ई वेस्ट जो है वो कम हो रहा है। ई वेस्ट के ऊपर भी मैं एक जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली रीब्रांडिंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो अपने डार्क साइड को कवर कर लें। डार्क साइड से एक और चीज मुझे याद आई, ये एक मेरी सिर्फ थियरी है, मैं पूरी तरीके से गलत हो सकता हूँ। क्यों हमें रीब्रांडेड फोन्स ज्यादा डेड होते हुए दिख रहे हैं? पोको का कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। तो उसका एक जो रीजन हो सकता है, जो कि 90% मेरे हिसाब से गलत है, वो ये है कि पोको अपने फोन्स के अंदर रिजेक्टेड हार्डवेयर को भी यूज करता हो। जैसे MI का जो फोन बन रहा था उसके बनते दौरान एक आध मदरबोर्ड आया, उसमें कुछ फॉल्ट निकला, उसको ठीक करके पोको के अंदर डाल दिया गया, क्योंकि वहां पर तो वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन दोबारा से रिजेक्टेड माल को ठीक करके पोको के फोन्स के अंदर डाला जा सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं 90% गलत हूं इस चीज में। और कस्टमर सपोर्ट का वही प्रॉब्लम, अगर एक भी स्क्रैच आया तो वो आपकी वारंटी के अंदर कवर नहीं करा जाता। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी चाहिए तो फोन के स्टार्टिंग में ही जब आप फोन ले रहे हो तब आपका कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए जो पैसा देना है वो दे दो, तब आपको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलेगी। आप जब स्टार्टिंग में वो पैसा नहीं दे रहे तो एंड में आपसे किसी न किसी तरीके से वो पैसा निकाला ही जाएगा। बिजनेस करने वाले लोग आपके लिए आपके फायदे की नहीं सोचते, अपने फायदे की सोचते। तो बस मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, पोको, रीब्रांडिंग, सब कुछ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।